दोस्तों नमस्कार। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के उदारवादी चरण पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए तमाम डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों से पहले यदि सत्र में फाइनल सिलेक्शन लेना है, मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4,000 है। इंग्लिश मीडियम 5,000। 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उदारवादी चरण पे। जैसा कि जानते होंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में के 3 चरण रहे हैं। पहला चरण है उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी या क्रांतिकारी चरण और तीसरा गांधीवादी चरण। जो उदारवादी चरण है इसका जो है अवधि जो है 1885 से 1905 रही है और उग्रवादी या क्रांतिकारी चरण की अवधि रही है 1905 से 1919 और गांधीवादी चरण की अवधि रही है 1919 से 1947। जो तीनों चरण का नाम क्यों उदारवादी पड़ा है, गांधीवादी और क्रांतिकारी, क्योंकि उदारवादी चरण में जो है, क्योंकि कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1885 से 1905 तक कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उदारवादी थे। वे उदारवादी थे, वो संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे, उनके विचार उदारवादी थे, इसलिए इस चरण को उदारवादी चरण कहते हैं। और वे जो है अपनी उदारवादी विचारों के तहत जो है देश की समस्या को दूर करना चाहते थे। क्रांतिकारी चरण जो है क्रांतिकारी ढंग से जो है देश की समस्या को दूर करना चाहते थे और गांधीवादी चरण जो है गांधी के विचारों से, जो गांधी के विचारों पर आधारित था, सत्य अहिंसा पर आधारित था, इसलिए इस युग को गांधीवादी और सत्य अहिंसा के माध्यम से भारत की जो समस्या थी ब्रिटिश शासन, उसको समाप्त करना चाहते थे, देश से मुक्त कराना चाहते थे, इसलिए इस चरण को गांधीवादी चरण कहते हैं। तीनों के जो तरीके थे, जो तौर तरीका था, इस आधार पर इसको हम अलग अलग चरणों में बांटते हैं। उदारवादी जो है संवैधानिक तरीकों में विश्वास था, समझ रहे हैं, अनुनय विनय याचिका प्रार्थना पत्र प्रस्ताव। क्रांतिकारी गोली बंदूक से ब्रिटिश सरकार को जो है समाप्त करना चाहते थे और गांधीवादी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल के देश को आजाद करना चाहते थे, ब्रिटेन से जो है देश को मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए हम अलग अलग चरण को मानते हैं। हम विशेष करके उदारवादी चरण पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज है, उसके बाद उग्रवादी पर चर्चा करेंगे। अब देखिए उदारवादी चरण, जैसा कि आप जानते होंगे, उदारवादी चरण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के 1885 से 1905 तक की अवधि को उदारवादी चरण कहते हैं, क्योंकि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उदारवादी थे। वे संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे। उनकी जो प्रमुख कार्यपद्धति थी अनुनय विनय प्रार्थना पत्र शिष्टमंडल, इस सब के माध्यम से, इसलिए हम जो है इस चरण को उदारवादी, उनकी सोच भी उदारवादी थी। और इस चरण की जो है प्रमुख उद्देश्य अगर देखेंगे, उदारवादी चरण की जो प्रमुख मांग था, भारतीय प्रशासन संवैधानिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक स्वायत्तता, नागरिक सुरक्षा, ये मांगे थी। इसके अलावा जो है भारतीय शासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए। जो प्रमुख उदारवादी मांग थे वही बता रहे हैं। इनकी सर्वप्रथम मांग थी भारत में जो है प्रशासनिक सुधार किया जाए, ब्रिटिश सरकार के प्रशासन में सुधार किया जाए, विधान परिषदों में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए, विधान परिषद में जो है सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, भारतीय प्रशासन की जांच के लिए, ब्रिटिश भारत प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए, सिविल सेवा की परीक्षा भारत में आयोजित हो, सरकारी सेवा में अधिक से अधिक भारतीयों को नियुक्त किया जाए, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था की स्थापना किया जाए, जो रिपन जो है किया था, उससे पहले ही कर दिया था, कांग्रेस की स्थापना से पहले ही। इसके अलावा जो है बहुत सारे मांग थे, जैसे नागरिक सुरक्षा किया जाए, देश में जो है सैनिक स्कूल जो है खोला जाए, समझ रहे हैं। और उसके बाद स्वशासन की भी मांग जो है इनका था, लेकिन डोमिनियन स्टेट की मांग थी, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रहकर
भारतीय प्रशासन में अधिक से अधिक भारतीयों को जो है नियुक्त किया जाए, ये सारी मांग थी। इस उदारवादी चरण की जो विशेष विचार और विशेषता था उसको जानना जरूरी है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। उदारवादी, क्योंकि जैसा कि जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण हैं। पहला चरण उदारवादी चरण था। तो इस उदारवादी चरण के जो प्रमुख नेता थे, उनके क्या विचार थे, उनकी क्या उदारवादी चरण की क्या विशेषता रही है। तो सर्वप्रथम विशेषता देखेंगे, इस चरण में जो है, इस चरण के जो नेता थे, उदारवादी नेता थे, ये ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भाव जो है दिखाते थे। इसके पीछे रीजन है कि उदारवादी नेता जो है ब्रिटिश जो है नीतियों से जो है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से ही उत्पन्न हुए थे। औपनिवेशिक नीति का ही उपज था, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी है या महादेव गोविंद रनाडे थे या सूर्यनाथ बनर्जी है या फिरोज शाह मेहता है, लाला लाजपत बाल बिपिन चंद्र पाल थे, ये सब ऐसे नेता थे, लाल बाल पाल, ये सब ऐसे नेता थे जो ब्रिटिश सरकार के राजभक्ति में ब्रिटेन के प्रति जो है शासन के प्रति भक्ति भाव दिखाते थे। चूंकि इनका उपज जो है ब्रिटिश शासन से ही हुआ था, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, ये प्रबुद्ध वर्ग थे। और ये जो है, जो ब्रिटिश सरकार जो भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, उससे इस शिक्षित वर्ग थे। इसलिए ब्रिटेन के शासन के प्रति इनकी भक्ति भाव जो है अधिक रही है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को बहुत अच्छा मानते थे, भारत की लाभकारी मानते थे, भारत के लिए लाभकारी मानते थे। और उनका मानना था कि ब्रिटेन के कारण ही भारत का जो है आधुनिकीकरण हुआ है, भारत में जो है प्रगतिशील सभ्यता का उदय हुआ है। क्योंकि ब्रिटेन जिस तरीके से आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, संचार, रेल, डाक, तार, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल पुलिया, इस सब के विकास के द्वारा, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में विधवा विवाह की शुरुआत करके, बाल विवाह पर रोक लगा के, ठगी प्रथा पर रोक लगा के, इन सब के द्वारा भारत को जो है एक प्रगतिशील सभ्यता जो है, प्रगतिशील जो है भारत को बनाया है, भारत को आधुनिकीकरण किया है। आधुनिकीकरण, न्याय व्यवस्था, केंद्रीकृत सरकार की स्थापना करके ब्रिटिश सरकार क्या किया है कि भारत को एक आधुनिकता में प्रवेश कराया है ब्रिटिश सरकार। इसलिए इन सभी नेता, ब्रिटिश सरकार के उदारवादी नेता, ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भाव दिखाते थे। हालांकि ये देशभक्त भी थे। उसके बाद इनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास थे। जो उदारवादी चरण के जो नेता थे, उनका जो है अंग्रेजों की न्यायप्रियता था, उसमें अटूट विश्वास था। उदारवादी नेताओं का मानना था कि अंग्रेज जो है स्वतंत्रता प्रेमी है, सच्चा है, सत्य बोलता है, न्यायप्रिय है। जब अंग्रेजों को आभास हो जाएगा कि भारत भारतीय शासन के योग्य हो गया है, तो वे भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। इन नेताओं का विश्वास था इनकी, क्योंकि अंग्रेजी जो मूल्य था, ब्रिटिश मूल्य था। इन नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश मूल्य में मानववाद है, समानता है, स्वतंत्रता है, अधिकारों का सम्मान है। इसलिए इन पर विश्वास था उदारवादी नेताओं को ब्रिटेन शासन से। और उनका मानना था कि ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जब भारतीयों को समझ जाएगा कि शासन करने योग्य हो गया है, तो वे सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। और दूसरी बात कि तीसरा इनका विचार था कि ब्रिटेन से भारत के अस्थायी संबंध की स्थापना भारत हित में। उदारवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटेन से भारत के जो संबंध है, अस्थायी संबंध है, वे भारत के हित में है। वे ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध को बनाए रखना चाहते थे। इनके पीछे इनका तर्क था कि ब्रिटेन के कारण ही भारत जो है आधुनिक युग में प्रवेश किया है। जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्याय व्यवस्था है, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शिक्षा, संचार, रेल, डाक, तार, इस सब के विकास के द्वारा भारत जो है आधुनिकता में प्रवेश किया है, भारत का आधुनिकीकरण हुआ है। इसलिए ब्रिटेन के साथ संबंध जो है भारत के हित में है, इसलिए संबंध जो है बनाए रखना चाहिए। इन नेताओं का यह मानना था। उसके बाद संवैधानिक साधनों में विश्वास।
इन उदारवादी नेताओं का संवैधानिक साधनों में विश्वास था। ये जो है ब्रिटिश सरकार से जो है अपनी मांग मंगवाने के लिए अनुनय विनय याचना प्रार्थना पत्र इस सब के माध्यम से अपनी मांग जो है मंगवाते थे। अपनी मांगों को जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। एक क्रांतिकारी हिंसक तरीके में विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल ये जो है अहिंसक तरीके से संवैधानिक तरीके से ये जो है अखबार के माध्यम से शिष्टमंडल के माध्यम से अपनी बात प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक अपनी मांग को जो है पहुंचाते थे। समझ रहे हैं। और अनुनय विनय और याचना जो है याचना करते थे। इसलिए इनकी इन तरीकों को लेकर इतिहासकारों द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। इनकी अनुनय विनय के कारण ही ये मान कर चलते थे उदारवादी द्वारा कि अनुनय विनय करने से ही भारत में जो है प्रशासनिक सुधार हो जाएगा। भारत की जो कष्ट है भारतीयों को जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। कर्मिक सुधारों में विश्वास। देखिए उदारवादी नेताओं जो है भारत में जो है ब्रिटिश प्रशासन कर्मिक सुधार में विश्वास करते थे। वो मानते थे कि धीरे धीरे सुधार होने से भारतीय जो है को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलने लगेगा, शासन प्रशासन की शिक्षा मिलने लगेगी, योग्य हो जाएगा और फिर बाद में जो है अपना जो है ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। इसलिए ये जो है पहले विधान परिषद में सदस्यों की भागीदारी, प्रश्न पूछने, चुनाव शुरू करने, समझ रहे हैं कि मांग जो है करते थे। स्थानीय संस्थाओं की स्थापना करने, उसको अधिक शक्तियाँ देने, प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था की स्थापना करने, इस सब कर्मिक सुधार की मांग जो है करते थे नेताओं का। उसके बाद इनका राजनीतिक लक्ष्य नेताओं का अंतिम राजनीतिक लक्ष्य सुशासन की प्राप्ति ही था। लेकिन उस समय इतना योग्य नहीं थे कि वे सीधे ब्रिटिश सरकार से लड़ सके। इसीलिए वे जो है सबसे पहले जो है ब्रिटिश प्रशासन में जो है अधिक से अधिक भारतीयों, विधान परिषद में, केंद्रीय विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में अधिक से अधिक भारतीयों को पहले जो है अधिक शामिल करने पर जोर देते थे, शामिल करने पर। लेकिन इनका राजनीतिक लक्ष्य सुशासन ही था, समझ रहे हैं। लेकिन उस समय जो है कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था नहीं थी या ये उदारवादी नेता का जनाधार इतना विस्तृत नहीं था कि सीधी ब्रिटिश सरकार से लड़ सके। इसलिए वो संयम तरीके से सुशासन की मांग करते थे। सुशासन के विकास में जो है वो धीरे धीरे विकास करना चाहते थे। तो उदारवादी चरण की जो है प्रमुख विशेषता या नेताओं का विचार है, यह याद रखिएगा। आपको क्या करना है कि सारे पॉइंट को याद करना है। उसके बाद जो है हम लोग उदारवादियों की कार्यपद्धति क्या है, अपनी मांगों को मंगवाने की उदारवादी क्या क्या रणनीति अपनाते थे। सबसे पहले यह जो है वर्ष में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अलग अलग जगहों पर कराते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और इस अधिवेशन में जो है ब्रिटिश सरकार की क्या करते थे, आलोचना करते थे। उसके बाद अपनी मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखे होंगे बम्बई में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में, बाकी पटना में, अलग अलग जगहों पे, बांकीपुर में, हरिपुरा में, अलग अलग देश के अलग अलग भागों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था। ये जो उदारवादी नेता थे क्या करते थे, इसी अधिवेशन में अपनी जो मांग थी उस प्रस्ताव पारित करते थे और इस प्रस्ताव को जो है समाचार पत्रों में दे देते थे। समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे। उसके बाद कुछ नेता इस प्रस्ताव को लेकर सीधे ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत करते थे संयम भाषा में। साथ ही साथ इन उदारवादी नेताओं द्वारा इंग्लैंड का दौरा के शिष्टमंडल इंग्लैंड में भेजा जाता था, ताकि इंग्लैंड की जो है इंग्लैंड की में जनता को, इंग्लैंड के जो है नेताओं को जो है इस भारतीय प्रशासन से, भारत के कष्टों से अवगत कराया जा सके। साथ ही साथ इंग्लैंड में जनसभाएं आयोजित की जाती थी और इसके माध्यम से इंग्लैंड के लोगों का भारत के प्रति सहानुभूति जो है का एक निर्माण किया जाता था, सहानुभूति का निर्माण किया जाता था। साथ ही साथ उदारवादी नेताओं द्वारा इंग्लैंड में राजनीतिक संस्था की भी स्थापना किया जाता था। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय जो है प्रशासनिक सुधार समिति की स्थापना किया था।
सुधार समिति की भी स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी, ताकि जो है ब्रिटेन में रह रहे ब्रिटिश लोगों को भारत की जो दुर्दशा था, कष्ट था, उससे अवगत कराया जा सके, भारत के लिए अधिक रियायत जो है प्राप्त किया जा सके। तो इंग्लैंड में जनसभा आयोजित करना, इंग्लैंड में प्रतिनिधि मंडल भेजना, ब्रिटिश प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार अनुनय विनय याचना करना, और वर्ष भर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित करके प्रस्ताव पारित करके जनसाधारण को समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना, इनकी यही कार्यपद्धति थी। अब जो है इन उदारवादियों की क्या आलोचना दुर्बलताएं हैं वह देखेंगे। अब देखिए, इन उदारवादियों की सबसे बड़ी है कि इनमें जो है ये ब्रिटिश राजभक्ति से बहुत प्रभावित थे, और चूंकि ये देशभक्त थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के प्रति इनकी विशेष भक्ति भाव था, और इस राजभक्ति देशभक्ति के मिलन से, घाल मिल से क्या हुआ, इन उदारवादी नेताओं का जो देशभक्ति थी वो भी कमजोर हो गया। दोनों एक साथ कैसे चल सकता है? देशभक्ति अगर होगा तो आप विदेशी शासन का विरोध करेंगे, लेकिन एक तरफ आप देश राजभक्ति भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ देशभक्ति भी कर रहे हैं, तो इससे देशभक्ति कमजोर हुई थी। दूसरी बात, इन नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश सरकार संचार व्यवस्था करके भारत में संचार व्यवस्था का विकास करके भारत का आधुनिकीकरण किया है, लेकिन यह बात मानना होगा कि जो भी सड़क, रेल, पुल पुलिया का विकास किया गया था, डाक तार रेल का विकास किया गया, तो ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने ब्रिटिश सरकार अपने हित के लिए किया था, वो भारत पर एहसान नहीं किया था। तो ये बात भी समझने में उदारवादी द्वारा भूल की गई थी। उसके बाद उदारवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है, लेकिन वे इस बात को समझने में भूल किए कि ब्रिटिश शासन जो है वो हमेशा जो है औपनिवेशिक हित से प्रेरित था। ब्रिटिश सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता आगे देता था, वो भारतीय हित से उसको कोई मतलब नहीं था। उसका उद्देश्य था भारत का शोषण करना। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का सीधा लक्ष्य होता है कि शोषण करना, औपनिवेशिक हित को पूरा करना। तो यहाँ हो गया। उसके बाद उदारवादी नेताओं द्वारा जो मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जाती थी, वो पूरा मांग स्वीकार नहीं किया जाता था, उसके आंशिक मांग को ही पूरा किया जाता था। कई बार टाल मटोल कर दिया जाता था, तो उनकी मांगों को भी नहीं सुना जाता था। और उदारवादी नेताओं की जो तौर तरीका था, कार्यपद्धति था, अनुनय विनय याचना, इससे जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर भी आलोचना की जाती है। यह स्थिति है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी इतिहासकारों द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का जो अवधि रहा है, उसमें उदारवादियों का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि उदारवादियों का जो लक्ष्य था स्वशासन, वह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया सका। लेकिन यह बात आपको मानना पड़ेगा कि यह बात सही है कि जो उदारवादी का जो लक्ष्य था स्वशासन, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद भी स्वतंत्रता आंदोलन की विकास, स्वतंत्रता आंदोलन में इस अवधि का उदारवादी चरण का या उदारवादी नेताओं का विशेष योगदान है। योगदान देखिए कैसे है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके स्थापना से लेके 1905 तक कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था नहीं थी। कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था नहीं थी कि वो सीधे ब्रिटिश सरकार से जो है लड़ सके, स्वतंत्रता के लिए लड़ सके। उदारवादी नेताओं ने शुरुआत में किया कि आरंभिक 20 वर्ष तक कांग्रेस को पोषण का काम किया, कांग्रेस को पोषित किया। क्योंकि उस समय कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था नहीं थी। अगर मान लीजिए सीधे कांग्रेस की स्थापना हुआ और सीधे स्वतंत्रता की मांग कर देता, तो ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता। इसलिए वह जो है कांग्रेस को मैच्योर बनाया, परिपोषण किया और राष्ट्रीयता का विकास धीरे धीरे किया इस संस्था के माध्यम से। कई बार तर्क ये भी दिया जाता है कि उदारवादी नेताओं का जो है जनसंपर्क से कोई जन समर्थन प्राप्त नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है। उदारवादी नेता जो है जनता से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि ये प्रबुद्ध वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे, ये मुख्यतः शहरों में केंद्रित थे। लेकिन इसके बावजूद भी व्यापक जो है
जनता को भी जागरूक करने का काम किया था। अब देखिए इसकी कई है ब्रिटिश शासन के दोष को सबसे पहले यह स्पष्ट किया। देखिए उदारवादी नेताओं द्वारा कांग्रेस के आरंभिक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के आरंभिक वर्षों में क्या हुआ कि देश के अलग अलग शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बुलाकर ये जो है क्या किया कि देश के अलग अलग भागों में देश की जनता को ब्रिटिश सरकार की कमियों, ब्रिटिश सरकार की जो है दोष को जो है कमियों को, ब्रिटिश सरकार के शोषण से देश की जनता को जागरूक करने का काम किया। जागरूक जो कि प्रस्ताव के माध्यम से जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती थी, उनकी कमियों पर प्रकाश डाला जाता था। और जब यह कमी और प्रकाश जो है विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होता था, इससे देश की जनता को जो है क्या हुआ, जागरूकता मिला। देश की हमारी गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, ब्रिटिश सरकार है। दादा भाई नौरोजी जो है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित करके यह बताया कि भारत की गरीबी और दरिद्रता का सर्वप्रमुख कारण यही है। ये स्थिति बताया। इसके अलावा जो है इन नेताओं द्वारा, उदारवादी नेताओं द्वारा जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते गया वैसे जो है देश की जनता जागरूक होते गई। इन्हीं में एक वर्ग था क्रांतिकारी वर्ग। क्रांतिकारी वर्ग जो है धीरे धीरे क्रांतिकारी वर्ग को भी यह बात सामने आने लगी, उनको भी समझ में आने लगा कि भारत में शोषण का भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश सरकार है। अब ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वो हिंसा के बल पे चल पड़े। अगर उदारवादी नेता नहीं होता, ये अगर कमियों को उजागर नहीं करता तो जनता को ब्रिटिश सरकार के जो शोषण था उससे अवगत नहीं होता, क्रांतिकारी विचारधारा की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसका इस रूप में व्यापक महत्व है। भारतीय राष्ट्रीयता का प्रणेता, देखिए उदारवादी नेताओं द्वारा ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीयता का विकास किया था सर्वप्रथम, क्योंकि उदारवादी नेताओं ने जो है भारतीयों को यह शिक्षित किया कि सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को, राष्ट्रीयता को ही अपने हृदय में संजोए रखें। क्योंकि उदारवादी नेता उस समय जो है सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता को बिल्कुल नहीं उठाया, वो बिल्कुल एक करके, जैसा कि जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब को जो है कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इन सब के माध्यम से वो दिखाया कि धर्म, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता और अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित करा के वो समान रूप से देश को जोड़ने का काम किया और लोगों में एक शिक्षा दिया कि जो है सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के बारे में सोचे। इस रूप में भारतीय राष्ट्रीयता के जो है प्रणेता है। और आगे भी देखेंगे तो गांधीवादी चरण में भी या उग्रवादी चरण में भी सांप्रदायिकता को बिल्कुल नहीं आने दिया गया आंदोलन में, क्षेत्रीयता को। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का आधार का निर्माण किया। उदारवादी नेताओं द्वारा ही स्वतंत्रता आंदोलन के आधार का निर्माण किया, क्योंकि उदारवादी नेताओं द्वारा शुरुआत में कांग्रेस का पोषण किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विकास किया और इसी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले उग्रवादी, क्रांतिकारी और गांधीवादी जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उदारवादी नेताओं द्वारा क्या किया गया कि उस पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया जिसके आधार पर आगे चलकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की जा सके। अब कैसे किया यह देखिए। सर्वप्रथम आम लोगों को ब्रिटेन के शोषण के बारे में लोगों को जागरूक किया। एक संगठन खड़ा किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय संगठन। उसके बाद इसकी इनके मांग पर और जनता को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, प्रजातंत्र की भावना का विकास किया। इन सबसे जनता जागरूक हुआ और इसी के आधार पर आगे जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वतंत्रता आंदोलन का। तो स्वतंत्रता आंदोलन के आधार का निर्माण जो है उदारवादी नेताओं द्वारा किया गया था। उसके बाद राजनीतिक शिक्षा, उदारवादी नेताओं द्वारा देश के लोगों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रजातंत्र, इस सब की जो है राजनीतिक शिक्षा दिया। ब्रिटिश सरकार के शोषण को उजागर करके लोग जागरूक करने का काम किया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, इन उदारवादी नेताओं का ही
प्रस्ताव का प्रभाव रहा, जो कि जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों में उग्रवादी नेता द्वारा प्रस्ताव, अपनी मांगों का प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखता था, या अपनी मांग जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता था। और इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार जो है आंशिक प्रशासनिक सुधार जो है किया था। इसी में एक भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया था। इस 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ सदस्यों को बजट पर प्रश्न विचार करने, प्रश्न पूछने का अधिकार जो है दिया गया था, पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अब फिर आगे चलकर जो है पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने, विभाजित होने का भी अधिकार आगे चलकर जो है 1909 के मार्लो मिंटो और 1919 के अधिनियम में जो दिया गया था। सिर्फ भारतीय सदस्यों को, उसके बाद विधान परिषद के विस्तार की बात कही गई थी। तो पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद का विस्तार भी किया गया था। तो इन नेताओं का ही परिणाम रहा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सदस्यों को बहस करने, बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उसके बाद विधान परिषद का विस्तार किया गया। तो इन उपलब्धियों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उग्रवादियों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन का आधार यही निर्मित किया था। क्योंकि कांग्रेस को खड़ा करने वाले तो यही थे, और स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस के बैनर तले ही जो है, राष्ट्रीय तले ही लड़ा गया था, राजनीतिक शिक्षा दिया। तो इन सब उपलब्धियों के आधार पर कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उग्रवादियों का विशेष योगदान है। इसको देखिएगा, इसका पीडीएफ जो है परसों जाएगा।